हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू थर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग जून माह में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं सारी घटनाओं को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको कराई जाएंगी केवल और केवल जून माह में आपको इतना ही करंट अफेयर में पढ़ना है। और ये करंट अफेयर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये एप्लीकेशन में ई बुक वाले सेक्शन में जाएंगे फ्री पीडीएफ में, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, सारी चीजें आपको यहीं से एग्जाम में देखने को मिलने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला करंट अफेयर, वो ये है विजय भारती सयानी जी के लिए। विजय भारती सयानी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? विजय भारती सयानी जी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है विजय भारती सयानी जी। इनको क्या बनाया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता क्या है? तो ये देखता है किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, किसी के साथ जुल्म तो नहीं हो रहा है, जो मानव के अधिकार है कहीं मानव के अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। वो काम कौन देखता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? तो वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब होती है? 1993 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सारी चीजें आपको याद रखनी है। कैसा निकाय? वैधानिक निकाय। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक है, वैधानिक है, संविधानेतर है, कैसा निकाय है आखिर? तो आपको याद रखना है वैधानिक निकाय है ये। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि इसकी स्थापना 1993 में होती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और इसके जो अध्यक्ष है वो है विजय भारती सयानी जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? बताइए। उम्मीद करता हूं ये आपको आता होगा। अनुच्छेद 32 को, किसको? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। उसके बाद देखिए आरबीआई या फिर भारतीय रिजर्व बैंक क्या करने वाला है? तो जो कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, फिर जो भुगतान करते टाइम धोखाधड़ी करते हैं लोग, उस टाइम उससे निपटने के लिए किसके? तो अभय होता की अध्यक्षता में, अभय होता की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन कर रहा है। कौन कर रहा है? आरबीआई। आरबीआई क्या कर रहा है? तो जब भुगतान धोखाधड़ी होती है, कई बार दूसरे के अकाउंट में पैसा चला जाता है, या फिर कई बार वो अकाउंट नंबर कोई मांग लेते हैं, तो वो धोखाधड़ी से निपटने के लिए अभय होता की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया जा रहा है। उसके बाद देखिए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को मौजूदा जनरल मनोज पांडे की जगह अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मतलब अगला थल सेना अध्यक्ष या फिर अभी वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। यहाँ पे आप उपेंद्र द्विवेदी जी को देख रहे होंगे, यही उपेंद्र द्विवेदी जी हैं जो कि थल सेना अध्यक्ष है। कौन? उपेंद्र द्विवेदी जी थल सेना अध्यक्ष है। पहले कौन थे? तो मनोज पांडे थे। मनोज पांडे जी की जगह पे उपेंद्र द्विवेदी जी थल सेना अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए भारत दिसंबर 2025 में, कब? भारत दिसंबर 2025 मतलब अगले साल फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी या फिर आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। मतलब पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी का अगले साल होगा। जब? कब? तो 2025 में होगा। और कहाँ पे होने वाला है? तो हमारे भारत में होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष विश्व कप, जूनियर विश्व कप जो होने वाला है हॉकी का, वो कहाँ पे होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। कब होगा? अगले साल 2025 में होगा। आपको याद रखना है जरूर, ये किसी न किसी एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये जो होने वाला है ये 14वां संस्करण है। कौन सा? तो 14वां संस्करण है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए लॉक्यू फर्ग्यूसन, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये है लॉक्यू फर्ग्यूसन जी। इन्होंने किया क्या था? तो पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ, किसके? पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 4 मिडन ओवर फेंक दिए। देखिए T20 में कोई भी प्लेयर कितना ओवर फेंक सकता है? तो 4 ओवर फेंक सकता है। इन्होंने 4 ओवर मिडन फेंक दिए, मतलब एक भी रन नहीं दिए। तो इन्होंने कौन? तो लॉक्यू फर्ग्यूसन ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 4 ओवर मिडन फेंक कर 3 विकेट लेकर T20 में एक असाधारण उपलब्धि हासिल की। ठीक है, कौन है? तो लॉक्यू फर्ग्यूसन, आपको याद रखना है इनका नाम। उसके बाद देखिए
कलकत्ता हाई कोर्ट ने, किसने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। क्या कहा है कि आप लोग, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है उसमें 1% जो सीट है वो किसके लिए रिजर्व रखो, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए। किसके लिए, ट्रांसजेंडर या फिर तृतीय लिंग के लिए 1% सीट आप रिजर्व रखिए। आप क्यों नहीं रख रहे हैं, किसने कहा है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला है। किसको, पश्चिम बंगाल सरकार को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नालसा दिशा निर्देश दे दिए हैं कि 1% सीट तृतीय जेंडर के लिए या फिर ट्रांसजेंडर के लिए आप लोग रिजर्व रखिए सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, कांग्रेस ने के सुरेश को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के लिए नामित किया है। किसको, तो के सुरेश को किसने नामित किया, कांग्रेस ने। ये प्रोटेम स्पीकर तो हमने पढ़ा था, कैसा, कौन, जो वरिष्ठ सदस्य होता है वो प्रोटेम स्पीकर बन जाता है। लेकिन कांग्रेस ने किसको नामित किया, के सुरेश को। बीजेपी वालों ने किसको नामित किया था, भर्तृहरि मेहताब जी को नामित किया था। यहाँ पे आखिर ये हुआ क्या, विवाद क्या, इसमें विवाद हो गया था। एक्चुअल में विवाद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा है तो उसे ही प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि आप शपथ ले लो, जो भी लोकसभा में, अभी जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो भी मेंबर बने हैं उनको शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर का होता है। और जो भी वरिष्ठ है, जो बुजुर्ग है, उसको बोला जाता है कि ठीक है आप शपथ दिला दीजिए। लेकिन कांग्रेस वालों ने बोला कि बुजुर्ग कौन है, तो ये है के सुरेश जी। लेकिन बीजेपी वालों ने बोला कि नहीं नहीं वो नहीं है। कौन है, तो बीजेपी ने भर्तृहरि, किसे, तो भर्तृहरि यहाँ पे तय है, भर्तृहरि मेहताब जी को, किसको, भर्तृहरि मेहताब जी को नामित किया। किसके लिए, कि ये प्रोटेम स्पीकर बनाए जाएंगे। कांग्रेस वालों ने के सुरेश को। आखिर ये अलग अलग शपथ दिलाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। इसमें विवाद हो सकता है, लेकिन लास्ट में किसे बनाया गया प्रोटेम स्पीकर, तो बीजेपी के ही एक संसद सदस्य है, क्या नाम है, तो भर्तृहरि मेहताब जी को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। इन्होंने क्या किया, तो इन लोग सबको बुलाया और बोला कि आप लोग शपथ ले लो। लेकिन कांग्रेस ने किसको नामित किया था, के सुरेश जी को। हुआ क्या था, देखिए, के सुरेश जी जो है वो 8 बार संसद सदस्य बन चुके हैं। कितनी बार, 8 बार। और जो भर्तृहरि मेहताब जी हैं वो 7 बार ही संसद सदस्य बने हैं। इस बेस पे अगर पूछा जाए तो 8 बार जो संसद सदस्य बने हैं, ये प्रोटेम स्पीकर इनको बनना चाहिए था। लेकिन बनाया किसे गया, मेहताब जी को। मेहताब जी जब बनाए थे, उनकी ऐसे नहीं बन जाते, उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो राष्ट्रपति जी जो है वो मेहताब जी को बोलते हैं कि ठीक है पहले आप शपथ ले लीजिए, उसके बाद फिर आप इनको शपथ दिलाइए। तो कौन, जो प्रोटेम स्पीकर रहता है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति जी शपथ दिलाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन और दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बताइए कौन। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपको याद रखना है जी.वी. मावलंकर। कौन, जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन, तो ओम बिरला जी। कौन, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं इनका काम केवल शपथ दिलाना है, शपथ दिला दे उसके बाद इनकी छुट्टी हो जाती है। अभी कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। क्या देखने वाले हैं, ये लोकसभा में जितनी भी कार्यवाहियां होती है तो इन्हीं के अंडर में होती है। यही बोलते हैं कि चलो तुम खड़े हो जाओ। जैसे हमारे यहाँ मॉनिटर या जो हमारे क्लास के जो टीचर होते हैं, टीचर बोलते थे हमको चलो तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठो। सारा काम वैसे ही यहाँ पे कौन करने वाला है, ओम बिरला जी करते हैं। उसके बाद देखिए, अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में कितने % वोटिंग हुई है, तो भारत के लोकसभा चुनाव में जो अभी 2024 में हुआ है उसमें टोटल 65% वोटिंग हुई है। कितनी, तो 65% वोटिंग हुई है, आपको याद रखना है। 2019 में 67% हुई थी। कितनी, 67% 2019 में हुई थी। 2024 में 2% कम वोटिंग हुई है, 65% आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा वोटिंग कहां पे हुई है, तो लक्षद्वीप में हुई है। लक्षद्वीप में 84% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग एग्जामिनर हमसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप में 84% लोगों ने वोट किया। मतलब हर 100 में 84 लोग वोट किए। कितने, हर 100 में 84 लोग वोट किए। सबसे कम जो वोटिंग हुई है वो बिहार में हुई है। कहां पे हुई है, बिहार में हुई है, 56। मतलब हर 100 में केवल 56 लोगों ने वोट किया, 44 लोग वोट ही नहीं किए। प्रत्येक 100 में 56 लोगों ने वोट किया, 44 लोगों ने वोट नहीं किया। कहां पे, बिहार में।
लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के बाद में 81% जो वोटिंग हुई थी वो हुई थी असम में। कहां पे? असम में। सबसे ज्यादा लक्षद्वीप, उसके बाद असम में, सबसे कम बिहार में। सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए, भारत के नीरज चोपड़ा ने, कौन? भारत के नीरज चोपड़ा, आप जानते होंगे ये क्या करते हैं, तो भाला फेंकते हैं। नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए थे। कहां पे? टोक्यो ओलंपिक में। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल लाए थे। तो ये क्या किए हैं, तो अभी जो पावो नूर्मी गेम्स 2024 जो हुआ था, कहां पे? तो फिनलैंड में हुआ था। तो फिनलैंड में जो अभी गेम हुआ था पावो नूर्मी गेम्स 2024, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहां पे? तो बोल लोगे फिनलैंड में हुआ था। पावो नूर्मी गेम्स 2024 में गोल्ड मेडल जीते हैं कौन? भारत के नीरज चोपड़ा जी। उसके बाद देखिए, रेलवे सुरक्षा बल प्रमुख कौन है? तो मनोज यादव जी हैं। मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख हैं। इन्होंने अभी संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। क्या ऐप लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। जैसे कि अभी आपको पता है हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून आए हैं। ठीक है, 3 नए आपराधिक कानून आए हैं, उसके बारे में जो जानकारी देता है वो संज्ञान ऐप देता है। तो ये सबको अपने मोबाइल में रखना चाहिए। कौन लॉन्च किया है? तो रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव जी लॉन्च किए हैं संज्ञान ऐप। जो नए आपराधिक कानून आए हैं वो उसके बारे में जानकारी देता है। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, कि आप लोग संभल जाओ, जो ये आपराधिक कानून है, अगर आप लोग कुछ भी अपराध करोगे तो आप बचने वाले नहीं हो। ये ऐप लॉन्च किया है किसने? मनोज यादव ने। रेलवे सुरक्षा बल के ये प्रमुख है। ऐप का नाम क्या है? तो संज्ञान ऐप इसका नाम है। उसके बाद देखिए, प्रमोद कुमार मिश्रा, जिन्हें अक्सर संक्षिप्त रूप में पीके मिश्रा हम कह देते हैं। क्या? प्रमोद कुमार मिश्रा, पीके मिश्रा जी हैं क्या? तो नरेंद्र मोदी जी के ये प्रधान सचिव हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव कौन? पीके मिश्रा जी। उसके बाद देखिए, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसी जो संस्थाएं हैं ये क्या काम करती हैं? तो ये तो देखिए, पहली बात तो लोन भी देती हैं देशों को, उसके अलावा ये रिपोर्ट भी देखते हैं या अनुमान भी लगाती हैं कि इस देश का इतना जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकता है। कौन? तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि हमारे भारत की, किसकी? भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.6% रह सकती है 2025 के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना अनुमान लगाया है भारत की ग्रोथ रेट के लिए? 6.6% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। यह जो भारत है, भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मतलब भारत जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा बना रहेगा, आपको याद रखना है। ये अनुमान लगाया है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। कई बार ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछ लेते हैं। उसके बाद देखिए, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम। मतलब जो सार्वजनिक परीक्षा होती थी, पहले जो परीक्षाएं होती थी, जैसे कि आपको पता है अभी नीट लीक हो गया, इसके अलावा आपको देखा है नेट भी लीक हो गया, उसके बाद नीट पीजी का भी पेपर लीक हुआ। सारे पेपर लीक होते जा रहे हैं कंटिन्यू, एक के बाद में एक। तो सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 या पेपर लीक विधेयक पहली बार लोकसभा में पेश कर दिया गया। ठीक है, कि मतलब जो भी पेपर लीक करेगा तो उसके खिलाफ यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। एक्शन में क्या होगा? तो जो नया कानून बोलता है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी पेपर लीक करने वाला है बीच में, तो 1 करोड़ रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। कितने का? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, या तो उसको 10 साल का जेल हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी पेपर लीक करेगा तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या फिर 10 साल का जेल हो जाएगा। आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा जरूर किसी ना किसी एग्जाम में। उसके बाद देखिए, भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना कहां पे बनी है? तो वाराणसी में बनी है। भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना, यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रही है रोपवे, तो भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना कहां पे? तो वाराणसी में बनी है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा भारतमाला परियोजना, आपको याद है क्या? भारतमाला परियोजना क्या होती है? भारतमाला परियोजना आखिर इसका पर्पस क्या है? ये बहुत पहले टाइम 2016 में ये लाया गया था भारतमाला परियोजना। इसका पर्पस क्या था? तो जो भी नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे को आपस में जोड़ना। और नेशनल हाईवे से क्या क्या जोड़ना? तो यहाँ पे जो भी बंदरगाह है, बंदरगाह जो मुख्य सड़क है उनको नेशनल हाईवे से जोड़ना। मुख्यतः जो बंदरगाह है उनको नेशनल हाईवे से जोड़ना। तो नेशनल हाईवे का विस्तार करने के लिए ही भारतमाला परियोजना लाया गया था। भारतमाला परियोजना नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी।
उसके बाद देखिए भारत को 2023-24 में सिंगापुर से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त हुआ। क्या भारत को, देखिए मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एक उद्योग लगाना है, कौन सा उद्योग, तो आप बोल सकते हैं हम यहाँ पे चूड़ी बनाने के लिए चाह रहे हैं कि हम चूड़ी बना दें, ठीक है। अब हमारे पास पैसा नहीं है, तो कोई भी अगर विदेशी कोई देश है, यहाँ पे कोई विदेशी विदेशी देश, विदेशी कंपनी कोई भी, वो चाह रही कि हाँ यार हमारे पास तो पैसा है और भारत में मार्केट भी अच्छा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर दें। इसे ही हम जो बोलते हैं, जो विदेशी जो देश है, मतलब जो विदेशी लोग हैं या फिर संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं जो निवेश करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एफडीआई। तो सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आया है वो कहाँ से आया है, सिंगापुर से आया है। सिंगापुर की जो कंपनियां हैं उन्होंने भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किया है, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन स्थित अपने भंडारों से 100 टन सोना भारत स्थित अपने घरेलू भंडारों में स्थानांतरित कर दिया है। था क्या, तो देखिए जो आरबीआई है वो सोना कहाँ पे स्टोर करके रखा था, सोचो आरबीआई कहाँ पे रखा था, ये इंग्लैंड में रखा था। कहाँ पे, इंग्लैंड या ब्रिटेन में रखा था। अब क्या बोला, चलो भाई हम ब्रिटेन तुम्हारे पास नहीं रखेंगे, हम कहाँ पे, तो ये ब्रिटेन से फिर इंडिया पे मंगा लिया है। कहाँ पे, इंडिया में मंगा लिया है। आरबीआई के बारे में आपको याद रखना है कि आरबीआई जो है 1935 में कोलकाता में स्थापित हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। 1949 में आरबीआई नेशनलाइजेशन होता है इसका, कहाँ, राष्ट्रीयकृत होता है। कब, 1949 में। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, और प्रथम गवर्नर जो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और प्रथम भारतीय जो गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट आपको तैयार हो गए, ये इकोनॉमिक्स में भी आपके काम आएंगे। 1935 में कोलकाता के में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1949 में इसका ये राष्ट्रीयकृत होता है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। ऐसे ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुके हैं, और किसमें, इकोनॉमिक्स में। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र या फिर जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन में भारत की शीर्ष राजनयिक या फिर राजदूत हम जिसे बोलते हैं, तो कौन, रुचिरा कंबोज। कौन, रुचिरा कंबोज। चार दशकों की सेवा के बाद में निर्वित हुई, सेवानिवृत्त हुई हैं। 4 दशक मतलब क्या होते हैं, 40 साल बाद। कितने साल बाद, 40 साल बाद ये सेवानिवृत्त हुई हैं। कौन, तो रुचिरा कंबोज जी। कौन, रुचिरा कंबोज। आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाली पहली महिला राजनयिक। कौन, तो रुचिरा कंबोज जी। 40 साल बाद मतलब 4 दशकों के बाद में ये सेवानिवृत्त हुई है, आपको याद रखना है। जो यूएन है इसकी स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर। कब, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। जो यूएन के स्थायी मेंबर हैं वो 5 स्थायी मेंबर हैं, ठीक है। कितने, 5 स्थायी मेंबर हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे। उसके बाद देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में मतलब भारत के लोग कितने भूखे हैं, है ना। भारत के लोग में अगर देखा जाए कितने परसेंट, कितने ज़्यादा लोग भूखे हैं, उसमें रैंकिंग जारी की गई। तो टोटल 146 देश थे। कितने, 146 देश थे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। उसमें 129वीं रैंक है भारत की। सोच सकते हैं कितनी गंदी कंडीशन है। 146 में 129वां स्थान है भारत का, मतलब इतना गंदा रैंक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भूखे हैं, ठीक है। तो भारत का रैंक क्या है, 129वां रैंक है। यह जो सूचकांक है, इंडेक्स है, कौन जारी करता है, तो इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। कौन जारी करता है, इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। भारत का जो रैंक है वो बहुत ही बदतर है, 129वां रैंक है, ठीक है। देखिए आप इसे याद कैसे करेंगे। हंगर, हंगर मतलब आप बोल सकते हैं भूख लगी है, ठीक है। और भूख लगती है तो क्या बोलते हैं ना, पेट में आग लगी है, क्या बोलते हैं, बर्न बोलते हैं। अब बर्न मतलब क्या होता है, एक तरीके से आग भी होता है, ठीक है, और जन्म भी होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बर्न 12 9 आप ऐसे याद कर लेंगे, 12 9 बर्न, 12 9 12 ही बर्न मतलब कि आप बोल सकते हैं 12 और 9, 12 9 आप ऐसे करके याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। पेट में भूख लगती है, भूख, बर्न, है ना, आग लगी है, तो फिर 12 9 ऐसे करके याद कर लीजिएगा। और आग को मिटाया किसने, मतलब किसको भूख ही नहीं लगी है, बिल्कुल आइसलैंड को। मतलब वहां पे पेट ठंडा है, क्यों, आइस है, आइसलैंड, ठीक है, आपको याद रखना है। मतलब जो टॉप किया है, मतलब जहां पे सबसे कम लोग भूखे हैं वो है आइसलैंड, ठीक है।
सबसे कम लोग जहां पे भूखे हैं वो है आइसलैंड, भारत का रैंक 129वां रैंक है। और सबसे ज्यादा जहां पे भूखे हैं वो है सूडान। क्या? सूडान। सड़ गया है, ठीक है, सड़ गया है पेट। ऐसे करके आप सारी चीजों को एक ही ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में 176वें रैंक पे है। कौन से? तो 180 देशों में 176वां रैंक, इसमें भी एकदम 72 रैंक है भारत का। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक मतलब यहाँ का जो एनवायरमेंट है, सीधी सी बात देख रहे हैं, हंसदेव पूरा काट दिए तो जो जितने भी जंगल हैं उनको आप काट देंगे तो बचेगा क्या? सीधी सी बात है, पर्यावरण सूचकांक क्या होगा? तो पूरा बद से बदतर होने वाला है। 180 में 176वां रैंक है किसका? भारत का, आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए, तो अभी इटली में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कौन सा? तो G7 कहाँ पे? तो इटली में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। तो G7 क्यों बनाया गया था? तो अमेरिका और इसके सहयोगी ने जब कभी आर्थिक संकट ना आए, मतलब आर्थिक रूप से कोई संकट ना आए, उसके लिए G7 बना दिए थे, ठीक है। तो यह 50वां G7 शिखर सम्मेलन था। और G7 में कौन कौन से देश आते हैं आपको याद रखना है। G7 में इटली आता है, कनाडा आता है, जर्मनी आता है, जापान आता है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये आते हैं G7 कंट्री में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? तो भारत को आउटरीच देशों में आमंत्रित किया गया था, भारत को भी आमंत्रित किया गया था आउटरीच देशों में। किसने आमंत्रित किया था? तो इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जियोर्जिया मेलोनी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, मस्त स्माइल है। चलिए उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में लगातार हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। उन्होंने क्या किया? तो पहले बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक लेते हैं। कौन? ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। आपको याद रखना है पैट कमिंस क्या करते हैं? T20 वर्ल्ड कप जो भी हाल ही में हुआ उसमें इन्होंने लगातार 2 हैट्रिक ली थी, एक बांग्लादेश के खिलाफ, एक अफगानिस्तान के खिलाफ। उसके बाद देखिए डेविड वार्नर क्या ले लिए हैं? तो ये संन्यास ले लिए हैं। कहां से? तो T20 वर्ल्ड कप से ये संन्यास ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए शेफाली वर्मा, ये क्या है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक सदस्य है। तो ये क्या की? तो अभी एक ही दिन में 200 से अधिक रन बना दिए। टेस्ट क्रिकेट में एक ही दिन में 200 से अधिक रन बनाने वाली पहली महिला बन गई है। कौन? शेफाली वर्मा। क्या बोला हमने? जो शेफाली वर्मा है तो ये टेस्ट क्रिकेट में एक ही दिन में 200 से अधिक रन बना दी हैं। ये कहाँ की है? तो ये इंडिया की है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए बार और बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति पेश की है। किसने? तो बार और बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम उच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारी जो भी रहेंगी सिक्किम में उनके लिए क्या की है? तो मासिक धर्म के टाइम पे, पीरियड के टाइम पे अवकाश की घोषणा की है। यहाँ पे देखिए सिक्किम वर्ष भारत का पूर्ण राज्य कब बनता है? तो बताइए सिक्किम किस वर्ष भारत का पूर्ण राज्य बनता है? बताइए कब बनता है? तो 1974-75 में, ठीक है। 1975 में ये भारत का पूर्ण राज्य बनता है, आपको याद रखना है। 36वां संविधान संशोधन होता है कब? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में होता है और उसी टाइम पे ही सिक्किम पूर्ण राज्य बनता है। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार में नागी और नकटी अभ्यारण्यों को क्या किया गया है? तो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के टाइम पे बिहार के नागी और नकटी, बिहार में जो नागी और नकटी अभ्यारण्य है उनको रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि के रूप में सम्मिलित किया गया है। आर्द्र भूमि दिवस हम मनाते कब है? तो 2 फरवरी। क्या? 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? जो रामसर कन्वेंशन जब समझौता है वो कब होता है? तो आपको याद रखना है 2 फरवरी 1974 में रामसर कन्वेंशन होता है। उसमें क्या बोला जाता है कि जो भी आर्द्र भूमि है जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उसे हमें संरक्षित करना है, इसके लिए रामसर कन्वेंशन होता है। कब? 2 फरवरी 1974 में। तब से 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। भारत में आर्द्र भूमि की टोटल संख्या कितनी है? तो 82 आर्द्र भूमि की संख्या है। कितनी? 82 हो गई है। आप इसको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि 82 से 83 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर भी आपको याद क्या रखना है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। कौन सा समझौता हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन हुआ था।
उसके बाद देखिए टीडीपी या फिर तेलुगु देशम पार्टी के नेता कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। तो जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। कौन है? तो नायडू जी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, जबकि आदिवासी नेता मोहन चरण मांझी, कौन? मोहन चरण मांझी जी जो हैं वो ओडिशा के सीएम बने हैं। ओडिशा के जो पहले सीएम थे, इनके पहले कौन थे? नवीन पटनायक जी थे। अब कौन बन गए हैं? तो मोहन चरण मांझी जी जो है वो ओडिशा के सीएम बन गए हैं। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है चंद्रबाबू नायडू। करंट से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, ओडिशा के मोहन चरण मांझी और एमपी के मोहन यादव। उसके बाद देखिए, बीजेपी नेता पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश की सीएम की शपथ ली। कौन? तो आपको याद रखना, अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है, अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम क्या है? पेमा खांडू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन है ये है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है चंद्रबाबू नायडू जी। उसके बाद देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन? तो हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने क्या किया है? तो निजुत मोइना योजना की शुरुआत की। क्यों शुरुआत की? क्योंकि वहाँ जो असम है, असम में बाल विवाह जल्दी हो जाता है, मतलब वहाँ जो लड़कियों का विवाह है वो बहुत कम एज में हो जाता है। इस वजह से बाल विवाह को रोकने के लिए उन्होंने निजुत मोइना योजना की शुरुआत की। उसमें करना क्या है, उसमें होता क्या है? तो देखिए, 11वीं कक्षा की जो भी लड़कियां हैं, कौन? 11वीं कक्षा की जो भी लड़कियां हैं, 11वीं से लेके जो जब तक वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक उनको मासिक वजीफा मिलेगा, मतलब उनको पैसा मिलेगा, मंथली उनको पैसा दिया जाएगा। ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये असम में शुरू किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुरू किया है और योजना का नाम क्या है? तो निजुत मोइना इस योजना का नाम है। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, असम का शोक किसे कहा जाता है? असम का शोक किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। अगर हम आपसे पूछ लें कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है, कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर हम आपसे पूछ लें पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल का शोक है उसे हम बोलते हैं दामोदर या हुगली नदी को। किसको? दामोदर या हुगली नदी को हम पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र, बिहार का शोक कोसी, पश्चिम बंगाल का शोक हुगली या फिर दामोदर नदी। उसके बाद देखिए, तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीम या फिर आप बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हमने आपको बताया चंद्रबाबू नायडू जी बने हैं। आज चंद्रबाबू नायडू जैसे आंध्र प्रदेश के सीएम बने, उन्होंने बोला कि चलो हम आंध्र प्रदेश का राजधानी बदल देते हैं। अब आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या हो जाएगा? तो अमरावती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हो जाएगी। आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू जी। उसके बाद देखिए, उड़ता पंजाब, आपने मूवी देखा होगा। पंजाब पुलिस ने बीएसएफ और ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए सीमावर्ती गांवों में क्या किया है? तो मिशन निश्चय लॉन्च किया है। क्या? तो इन्होंने, जो पंजाब की पुलिस है उसने बीएसएफ और जो ग्राम रक्षा समिति है उनके सहयोग से बोला है कि जो नशीली दवाएं आती हैं पाकिस्तान से जो आती हैं, उन्हें हमें देखना है कि कहाँ से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, आखिर सप्लाई कहाँ पे हो रही, सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है। उसके लिए क्या करते हैं? तो पंजाब पुलिस एक योजना लॉन्च करती है। क्या नाम है उसका? तो आपको याद रखना है, मिशन निश्चय। कौन सी? मिशन निश्चय। उड़ता पंजाब ना बन पाए, इसके लिए मिशन निश्चय भी शुरू की गई है पंजाब के पुलिस के द्वारा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिरकार एक परिवार और एक पहचान योजना के तहत फैमिली आईडी कार्ड बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं। किसने लॉन्च किया है? तो यूपी सरकार ने एक परिवार एक पहचान योजना के तहत फैमिली आईडी बनेगी अब सबकी। ठीक है, एक परिवार का एक फैमिली आईडी रहेगा। किसने? तो यूपी सरकार ने ऐसी भी पोर्टल लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए,
यूपी में ही जल्द ही महाराजगंज में, कहाँ पे, यूपी का जो महाराजगंज है वहां पे एशियाई राजा गिद्ध के संरक्षण के लिए पहला संरक्षण, दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनेगा। ठीक है, तो जो गिद्ध होते हैं, ये गिद्ध की एक्चुअली मृत्यु होने लगी है। क्यों मृत्यु होने लगी है? ये गिद्ध खाते क्या है, तो जानवरों को खाते हैं, जो भी मृत्यु जानवर रहते हैं। और जो मृत जानवर होते हैं, तो कि जब इनका कोई, मान लीजिए कोई भी जानवर है, उसका कुछ भी, मतलब कुछ भी अगर उनमें कोई इशू है, उनका तबीयत खराब हो गया है, तो एक नॉर्मली उनको क्या खिलाया जा रहा है, डाइक्लोफिनेल। क्या बोलते हैं? डाइक्लोफिनेल भी उनको एक मेडिसिन दी जाती है। जो डाइक्लोफिनेल है वो क्या है, तो वो जो जानवर खाते हैं, वो उनका मृत्यु हो गई तो वो कभी क्या होता है, डिस्ट्रॉय तो होता नहीं है। तो डाइक्लोफिनेल को जो ये गिद्ध खाते हैं, तो डाइक्लोफिनेल की वजह से जो गिद्ध है हमारे पहले भारत में बहुत रहते थे, अब इनकी संख्या कंटिन्यू कम हो गई है। तो गिद्धों की संख्या को बढ़ाने के लिए इनका संरक्षण केंद्र कहाँ पे खोला जाने वाला है, तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही महाराजगंज में खोला जाएगा। और जिसे नाम क्या दिया जाएगा, तो जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र इसका नाम दिया जाएगा। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र इसका नाम दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता कहाँ पे है, तो गुजरात में है। पवन ऊर्जा क्षमता सबसे ज्यादा कहाँ पे है, गुजरात में, आपको याद रखना है। उसके बाद तमिलनाडु में है। फिर देखिए, जापानी शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया है। किसने, तो जापानी जो शोधकर्ता है उन्होंने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट बनाया है। नाम क्या है, लिग्नोसैट। इसके अलावा आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, जैसे जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, कौन, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, जाक्सा है। क्या है, जाक्सा है। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इसरो। क्या है, इसरो। जो अमेरिका की है, यूएसए की जो एजेंसी है उसका नाम क्या है, नासा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जापान का जाक्सा, इंडिया का इसरो, यूएसए का नासा। फिर देखिए, फिलीपींस में कनलाओन ज्वालामुखी फटने से आसमान में 5 किलोमीटर तक राख का बादल छा गया। आप इसे याद रखेंगे तो भी चल सकता है, नहीं रखेंगे तो भी। तो क्या हुआ था, फिलीपींस में एक ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने से राख का बादल छा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ज्वालामुखी फटा, उसके बाद यहाँ पे 5 किलोमीटर क्षेत्र में केवल और केवल यहाँ पे राख का बादल हो जाता है। उसके बाद देखिए, एनवीडिया एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। पहले कौन था, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे है सबसे मूल्यवान कंपनी, वो है माइक्रोसॉफ्ट। फिर उसके बाद में कौन था, एप्पल था। फिर तीसरे नंबर पे थी एनवीडिया, लेकिन एनवीडिया ने एप्पल को पछाड़ दिया। अब कौन हो गया, तो अब देखिए फर्स्ट नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड नंबर पे एनवीडिया और थर्ड नंबर पे एप्पल हो गया। थर्ड नंबर पे एप्पल हो गई है। उसके बाद देखिए, अभिनेत्री है सानिया मल्होत्रा। सानिया मल्होत्रा अपनी फिल्म मिसेज में अपनी भूमिका के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती हैं। कौन, सानिया मल्होत्रा। किस में, तो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीती हैं। उसके बाद देखिए, द एशियन बैंकर द्वारा सेबी को, किसको, सेबी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया गया है। देखिए, सेबी का नाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना जो होती है सेबी की 1992 में इसकी स्थापना होती है। सेबी का काम क्या होता है, जितने भी शेयर मार्केट में जो भी कंपनी रजिस्टर कराती है तो सारा कौन देखता है, तो सेबी ही देखता है। सेबी से अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद देखिए, जो सेबी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो मुंबई में था। और सेबी की जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, तो माधवीपुरी बुच। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको सेबी के बारे में याद रखना है। ये हमारे किस में काम आएगा, तो ये हमारे इकोनॉमिक्स में काम आएगा। यही सारी चीजें काम आती है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद देखिए, विनोद गनात्रा ने दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय के रूप में इतिहास रचा है। कौन, तो ये है विनोद गनात्रा जी। कौन है ये, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं विनोद गनात्रा जी। इनको क्या अवार्ड मिला है, तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और जो कि ये पहले भारतीय है। ठीक है, तो पहले भारतीय जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो आपको याद रखना है विनोद गनात्रा जी। क्या नाम इनका, विनोद गनात्रा जी को दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पहले रूप मिला है, जो कि भारतीय हैं। उसके बाद देखिए,
आर प्रज्ञानंद ने अपने करियर में पहली बार क्लासिकल शतरंज में विश्व के नंबर 1 किसको, मैग्नस कार्लसन को हराया है। ठीक है, तो आर प्रज्ञानंद क्या खेलते हैं, तो शतरंज खेलते हैं, और इन्होंने जो विश्व चैंपियन है मैग्नस कार्लसन उनको हराया है। ठीक है, तो आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। उसके बाद आपको याद रखना है 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। थीम क्या था इस साल का योगा का, तो देखिए योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। हमें योगा करना है, खुद के लिए भी करना है, सोसाइटी के लिए। क्यों, सोसाइटी के लिए भी करना है। क्यों करना है, क्योंकि सोसाइटी वाले देखेंगे तो बोलेंगे हाँ अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, योगा कर रहे हैं, अपने हेल्थ के लिए लोग सचेत हैं, इसलिए हमें योगा करना चाहिए। इसका ये थीम है। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो ISSF 2024 वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाज कौन, तो सरबजोत सिंह। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह क्या जीते हैं, तो गोल्ड मेडल जीते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, तो ये निशानेबाज है। सरबजोत का संबंध किससे है, तो निशानेबाजी से इनका संबंध है, और गोल्ड मेडल जीतते हैं, आपको याद रखना है ISSF वर्ल्ड कप में। उसके बाद देखिए कार्लोस अलकराज, कौन, कार्लोस अलकराज ने क्या करते हैं, तो ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा देते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन में कार्लोस अलकराज ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा देते हैं, और तीनों सतहों पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति बन जाते हैं। कौन, कार्लोस अलकराज। देखिए कौन, कार्लोस अलकराज। ये अलग है, ये अलग है, मतलब आपको ऐसे याद रखना है, ये अलग है, ये बंदा अलग है, सबसे कम एज में ही क्या कर लिया, तो तीनों ग्रैंड स्लैम जीत गए, आपको वैसे याद रखना है, कार्लोस अलकराज। उसके बाद देखिए भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने बोइंग के स्टार लाइनर, किससे, तो बोइंग के स्टार लाइनर से कहाँ गई, तो अंतरिक्ष गई, और तीसरी बार गई है वो। कितनी बार, तो तीसरी बार, थर्ड टाइम गई है, थर्ड टाइम जाने वाली इतिहास रच रही है ये। ठीक है, कौन है, तो भारतीय मूल की है। कौन, नाम क्या है, सुनीता विलियम्स। किससे गई है, तो बोइंग के स्टार लाइनर से गई है, आपको याद रखना है, थर्ड टाइम गई है, और इन्होंने इतिहास रच दिया है। उसके बाद देखिए एक है रूसी अंतरिक्ष यात्री, नाम क्या है, तो इनका अलग ही नाम है, ओलेग कोनोन्को। क्या नाम है, ओलेग कोनोन्को। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिता दिए हैं। कहाँ पे, अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। नाम क्या है, तो ओलेग कोनोन्को 1000 दिन बिताने वाले अंतरिक्ष में पहले व्यक्ति बन गए हैं। उसके बाद देखिए लास्ट स्लाइड, अल्पना किलावाला। कौन, अल्पना किलावाला है, जो इन्होंने क्या लिखा है, एक बुक लिखा है, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, में RBI गवर्नर किसके, रघुराम राजन के शुरुआती जो संघर्ष थे उनके बारे में बताया है। बुक का नाम क्या है, तो ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, और यहाँ पे लिखा किसने है, अल्पना किलावाला ने लिखा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन, और फ्री PDF में जाके आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको खाकी बैच ज्वाइन करना है तो वहाँ भी एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है खाकी बैच ज्वाइन करने में तो 9131622064 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।